हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं मर्म की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिलेबस में मर्म से क्या क्या जो है सब टॉपिक लिए गए हैं। तो एक तो मर्म की निरुक्ति, मर्म के टाइप और इनका डिस्क्रिप्शन और इनकी इम्पोर्टेंस, मर्म का क्या महत्व है शल्य चिकित्सा के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका मर्म टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं इसकी निरुक्ति। निरुक्ति क्या है? मारयन्तीति मर्माणि उच्यन्ते। मर्म वो है जहाँ पर अगर गलती से भी या जानबूझ के कैसे भी अगर आघात लगा, चोट लगी तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। यानी कि जो व्यक्ति को मार दे, चोट लगने पर जो मार दे उसको हम क्या कहते हैं? मर्म कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है? याद रखनी है, हिंदी में ही याद रखिएगा लेकिन याद रखनी है। मर्माणि नाम मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता तेषु स्वभावतः एव विशेषेण प्राणा तिष्ठन्ति। मर्म क्या है? जिस स्थान पर बॉडी के अंदर ऐसा स्थान, ऐसी लोकेशन जहाँ पर मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि इन सब का सन्निपात संगम होता है। यानी कि ये पांचों स्ट्रक्चर जहाँ एक साथ आपको मिल जाए वो स्थान क्या है? मर्म है। जहाँ पर पांचों कंबाइंड फॉर्म में आपको मिल जाए, चाहे वो मांस हो, शिरा हो, स्नायु हो, अस्थि हो, संधि हो, इनका जहाँ पर सन्निपात संगम होता है, जहाँ पर ये मिलते हैं वो स्थान कहाँ क्या बन जाता है? मर्म बन जाता है। अर्थात ये पांचों जहाँ मिल जाएंगे वहाँ पर प्राणों का निवास होगा, क्योंकि अपनी बॉडी को चलाने वाली एक मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राणों का क्या होता है? निवास होता है। अगर इस जगह गलती से भी लग गई, क्योंकि पांचों चीजें एक साथ हैं, अगर मान लो केवल मांस में चोट लगे तो भी इतना पेन नहीं होगा पर्सन को, लेकिन अगर उसकी ऐसी जगह चोट लगी जहाँ पांचों चीजें एक साथ हैं उसकी, तो वो जगह क्या है? वहां पर अगर आघात लगा तो बहुत तरीके के उसको रोग हो सकते हैं, व्यक्ति की जो है मृत्यु हो सकती है। मर्म स्थान में किसका निवास होता है? अगर देवताओं के अकॉर्डिंग बात करें, प्राणों के अकॉर्डिंग बात करें, तो मर्म स्थान में सोम यानी कि चंद्रमा, वायु, तेज या सूर्य से कोरिलेट कर सकते हो आप, तो सोम, वायु, तेज का, सत्व, रज, तम का और आत्मा का +5 ज्ञानेंद्रियों का निवास होता है। अर्थात आप कुल मिला के बोलो कि मर्मों के अंदर 12 प्राणों का निवास होता है, जिसमें 3 दोष आ गए आपके मानसिक, सत्व, रजतम, सोम, वायु, तेज, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक आत्मा, इनका निवास होता है। अब जहाँ पर प्राण ही आश्रित है, जहाँ पर ये सारी 12 चीज आश्रित हैं, अगर उस स्थान पर चोट लगी तो मृत्यु तो होनी ही है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की कि मर्म का शल्य तंत्र में क्या महत्व है। क्यों व्यक्ति को सर्जरी करने से पहले, शल्य शास्त्र पढ़ने से पहले मर्म का ज्ञान होना चाहिए? क्योंकि शल्य शास्त्र में व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है? सर्जरी ही करेगा। जब भी वो सर्जरी कर रहा है, जिस भी स्थान की सर्जरी कर रहा है, तो उसको उस स्थान, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए कि जिस स्थान पर वो सर्जरी कर रहा है यहाँ पे कौन सी मर्म है। क्योंकि उसने गलती से मर्म वाली जगह पर भी कट लगा दिया तो जो रोगी है वो उस रोग से नहीं मरेगा, उसके उस मर्म स्थान पर कट लगाने से मर जाएगा। इसलिए जो सर्जन है उसको पहले मर्म के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। मर्म जो होता है वो शल्य शास्त्र का अर्ध विषय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एआईपीसीटी में पूछी जाती है, शल्य शास्त्र का अर्ध विषय कौन है? मर्म। एआईपीसीटी में पूछा जाता है। क्यों है अर्ध विषय? क्योंकि गलती से भी मर्म पर चोट लगी तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा, इसीलिए कुशल चिकित्सक द्वारा उपचार मिलने पर भी रोगी बच भी जाए तो भी क्या है? विकलांगता तो बनी ही रहती है, पैरालाइज्ड हो सकता है, हैंडीकैप तो हो ही सकता है। अगर मर्म पर चोट लगी तो या तो मर जाएगा, और अगर बच भी जाएगा तो उसके अंगों में क्या आ जाएगी? विकलता आ जाएगी, विकलांग हो सकता है। शस्त्र कर्म हो, अग्नि कर्म हो, शार कर्म हो, शिरावेद हो, कोई भी करते हो, इसके दौरान मर्म आघात होने पर संबंधित मर्म विद के लक्षण का निर्माण होता है। अतः आपको मर्म ज्ञान आवश्यक होना ही चाहिए सम्यक तरीके से, क्योंकि हम सर्जरी में मेन प्रोसीजर यही करते हैं, शस्त्र सार अग्नि कर्म करते हैं, और इन कर्मों को करते टाइम अगर मर्म पर चोट लगी, आघात लग गया और मर्म विद लक्षण आ गए तो व्यक्ति के लिए रोग और बढ़ जाएगा। इसीलिए ये सब कर्म करने से पहले जो डॉक्टर है, वैद्य है, सर्जन है, उसको मर्म का ज्ञान होना आवश्यक है। सम्यक मर्म ज्ञान के बिना वैद्य उत्तम शल्य चिकित्सक नहीं हो सकता, सच बात है।
क्यों? क्योंकि जब तक उसे लोकेशन ही नहीं पता होगा कि किस जगह उसको स्काल्पल चलानी है, किस जगह जो है शस्त्रों का यूज करना है, तब तक वो सर्जरी नहीं कर पाएगा। और अगर कर भी दी बिना ज्ञान के तो क्या है, परफेक्ट सर्जरी नहीं होगी, सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी और रोगी विकलांग या मृत्यु उसकी हो सकती है। फिर इसके बाद मर्म का सामान्य लक्षण देखें तो जहाँ सिरा धमनी का स्पंदन विषम हो वही क्या है, मर्म स्थल है। यानी कि पाल्पिटेशन नॉर्मल नहीं रहते, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, वो मर्म स्थान कहलाता है। अ वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मर्म। जितने भी आपके वाइटल पॉइंट हैं, वाइटल स्पॉट हैं, वाइटल वीक स्पॉट हैं शरीर के अंदर, वो सभी क्या है, मर्म है। या मॉडर्न के अकॉर्डिंग आप मर्म को क्या कह सकते हो, वाइटल वीक स्पॉट कह सकते हो, क्योंकि वाइटल हैं उन्हीं से तो हम जिंदा रह रहे हैं, ठीक है, और अगर उन पर चोट लगी तो मर जाएंगे। इसीलिए वाइटल वीक स्पॉट को ही क्या कहा गया है, मर्म कहा गया है। फिर इसकी संख्या देखते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल जो मर्म होते हैं वो कितने होते हैं, 107 होते हैं। सप्तोत्तरम मर्म शतम, 107 मर्म बताए गए हैं। चरक के अकॉर्डिंग शरीर में 107 मर्म है। वैसे अगर दो तरीके से डिवाइड किया जाए तो मर्म दो टाइप के हैं, एक स्कंद के आश्रित, एक शाखा के आश्रित। मत याद रखना, केवल आपको टोटल टाइप याद रखना है। टोटल कितना है, 107 है। कुल मर्म 107 हैं, जिनमें से भी अगर हम प्रधान मर्म बोले, त्रिमर्म बोले, मुख्य मर्म बोले, वो कितने हैं आपके पास, 3 है। कौन कौन से, हृदय, बस्ती और सिर। चाहे प्रधान हो, चाहे त्रिमर्म हो, चाहे मुख्य बोले, कुछ भी बोले, कितने हैं आपके पास, 3 है, हृदय, बस्ती और सिर। और कुल मर्म पूछे जाए तो कितने हैं, 107 हैं। फिर बात करते हैं, अगर आपसे ये एआईबीसीटी में पूछे जाते हैं, ये जो नीचे जो क्वेश्चन लिखे गए हैं वो मिलाने के लिए आते हैं ये क्वेश्चन। षडंग के अनुसार मर्म के जो है भेद बताइए। तो शाखाएं 4 हैं हमारे पास, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, और एक हाथ में या एक पैर, कुछ भी बोलो आप, उसमें कितनी मर्म होती हैं, 11 होती हैं। तो शाखाओं में टोटल मर्म कितने हुए, टोटल शाखाओं में कितने मर्म हुए, 11 इंटू 4 यानी कि 44 हो गए। फिर आता है मध्य शरीर, जो ट्रंक रीजन है, वहां पे 12 प्लस 14 यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत और क्लेविकल से नीचे वाले, सॉरी सॉरी, एक तो ऊर्ध्व ऊपर वाले में, और जो क्या बोल रही हूँ, एक सेकंड रुकिए, 12 प्लस 14 यानी कि एक तो आगे का हिस्सा उधर वाला और एक बैक वाला हिस्सा पृष्ठ पर, वो टोटल कितना हो गए, 26 हो गए। एक तो फ्रंट रीजन और एक बैक रीजन, तो 12 प्लस 14 कितने हो गए, 26 हो गए। फिर आता है सिर और ग्रीवा का, यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत कितने मर्म है, तो टोटल 37, ठीक है, याद रहेगा। शाखाओं में कितने मर्म है, 11 इंटू 4 44। और मध्य शरीर यानी कि पीठ पर और पेट वाले जो आगे वाला हिस्सा है, चेस्ट रीजन और स्टमक वाला पार्ट, उस पर 26 हो गए। फिर सिर और ग्रीवा में टोटल मिला के कितने होते हैं, 37। ये तो हुआ षडंग के अकॉर्डिंग। अब आता है परिणाम के अनुसार। ये बहुत बार मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपसे आपके एग्जाम में भी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये पीजी एंट्रेंस एग्जाम या ये पीजीटी में बहुत बार रिपीट हुआ है। परिणाम के अनुसार क्या संख्या होती है, यानी कि मिलान करवाते हैं। सद्य प्राण हर मर्म कितने हैं, 19, ठीक है। अगर इन पर चोट लगी तो व्यक्ति, इनका मारक काल क्या होगा सद्य प्राणहर का, या तो तुरंत मरेगा या फिर 7 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा। तो सद्य प्राणहर पर टोटल मर्म कितने होते हैं, 19 होते हैं, जिन पर चोट लगने पर व्यक्ति या तो तुरंत मरेगा या 1 वीक के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। कालांतर प्राणहर मर्म कितने होते हैं, 33 होते हैं। ये संख्या आपको याद रखनी ही पड़ेगी, आपने फर्स्ट ईयर एनाटॉमी के अंदर भी पढ़ा होगा, अभी भी आपको वापस से सारा याद करना पड़ेगा। कालांतर प्राण हर में कितने हैं, 33। जो कालांतर में प्राण हरे, थोड़े टाइम बाद प्राण हरे, यानी कि 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर जो मार दे, यानी कि 2 से 4 सप्ताह के अंदर जिसमें रोगी की मृत्यु हो, वो होता है कालांतर प्राण हर मर। फिर आता है विशल्यघ्न। विशल्यघ्न जो होते हैं वो 3 होते हैं। इसके लिए थोड़ी अलग स्टोरी है। वो क्या है कि जैसे कोई शल्य है, वो मर्म पर जाकर के लगा और आपने शल्य को बाहर निकाल दिया तो व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 मर्म हैं आपके पास जिन पर अगर आघात लगता है, जिन पर अगर शल्य लगता है, तो वहां से हमें शल्य को बाहर नहीं निकालना होता है। अगर शल्य को निकाला तो मर जाएगा, वो मर्म होते हैं विशल्यग्न, ठीक है। ये 3 होते हैं। फिर आते हैं जो विकलता उत्पन्न करते हैं, जो वैकल्यता कर देंगे, जो विकलांगता ला देंगे,
वो टोटल होते हैं 44, जिन पर आघात लगने से व्यक्ति मरेगा तो नहीं, लेकिन उसके शरीर में विकृति आ जाएगी। फिर आते हैं रुजाकर मर्म। रुजाकर जो पेन देने वाले हैं, जिन पर चोट लगने से पेन हो, वो टोटल कितने मर्म है? 8 मर्म है। इनमें क्या होता रहेगा? लगातार पेन होता रहेगा। तो परिणाम के अनुसार हमारे पास 5 मर्म है, जिसमें से सद्य प्राणहर 19 है, कालांतर प्राणहर 33 है, विशल्यघ्न 3 है, वैकल्यकर 44 है और रुजाकर कितने हैं आपके पास? 8। याद रखिएगा। और इनका मारक काल भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर रचना के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे हमने 5 स्पेस पढ़े थे, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि। तो मांस मर्म कौन से हैं? सिरा मर्म कितने हैं? स्नायु कितने हैं? अस्थि कितने हैं? संधि कितने हैं? तो मांस मर्म कितने हैं? टोटल 11 हैं। अब नाम तो भले ही आप याद मत रखिएगा, इतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे भेद पूछे जाएंगे और जो है इनका महत्व ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन आपको पहले से याद होगा, मुझे पता है। तो आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि मांस मर्म कौन से हैं? तल हृदय है, इंद्रवस्ती है, गुद, स्तन, रोहिणी। ये मांस मर्म कितने होते हैं? ये टोटल 11 होते हैं। ठीक है, जिसमें से इंद्रवस्ती कितने हो गए? 4 हो गए। तल हृदय कितने हो गए? 4 हो गए। गुदमर्म 1 हो गया। स्तन रोहित कितने हो गए? जो है 2 हो गए। तो टोटल हो गए ना 11। ठीक है, तो याद रखना है मांस मर्म कितने हैं? 11। शिरा मर्म हैं